जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन से डील फेल, अब अफगानिस्तान पर ट्रंप की नजर, चाहते हैं खनिजों पर कब्जा, क्या तालिबान के सामने गलेगी दाल। इस बीच बगराम एयरबेस पर चीन को लेकर ट्रंप के दावे पर जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दिया करारा जवाब। क्यों कहा, सच्चाई जानो। अगली खबर में आपको बताएंगे, इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर फिर अमेरिका ने इजराइल को भेजा हथियारों का जखीरा, क्या है इरादा। इसी के साथ आपको बताएंगे, ट्रंप के साथ टकराव के बाद यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ देगा ब्रिटेन। पीएम स्टारमर बोले, जेलेंस्की को देंगे दुगुना समर्थन। जानेंगे बैठक में किस नेता ने क्या कहा। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत फेल होने से यूक्रेन की शांति वार्ता के साथ साथ ट्रंप के एक और इरादे को नुकसान हुआ है। ट्रंप चाहते थे कि जो पिछले 3 सालों की जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता दी है, उसका हर्जाना उसके खनिजों से पूरा कर लिया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। ऐसा पहली बार नहीं जब ट्रंप ने खनिजों को लेकर लालच जताया है। यूक्रेन से मिनरल्स डील पर बात नहीं बढ़ने के बाद अब अमेरिका की नजर अफगानिस्तान पर है। अफगानिस्तान से 2017 में अमेरिका ने $1 ट्रिलियन का खनिज डील किया था, लेकिन तालिबान के सत्ता में आते ही उसका यह सपना पानी में बह गया है। ट्रंप अब फिर से अफगानिस्तान का रुख करना चाह रहे हैं, लेकिन तालिबान के सामने उनकी दाल गलना आसान नहीं है। अमेरिका अफगानिस्तान में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी पर चिंता जताई है। जानकारों का मानना है कि दखल अंदाजी के बहाना देकर ट्रंप फिर से अफगानिस्तान में आना चाह रहे हैं। ट्रंप इस समय चीन की बढ़ती ताकत से परेशान है और आर्थिक युद्ध में किसी भी कीमत पर अमेरिका से आगे चीन को नहीं आने देना चाहते हैं। ट्रंप को इस बात का बखूबी पता है कि अफगान में बहुत खास खनिजों का जखीरा है और अगर ये अमेरिका को मिल जाता है तो अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में अफगानिस्तान से $1 ट्रिलियन का खनिज डील कर चुके थे, लेकिन 2021 में तालिबान के आने के बाद अमेरिका को वहां से भागना पड़ा और अब यहां चीन की कंपनियां काम कर रही है। उस समय ट्रंप ने तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ देश के खनिज भंडारों पर चर्चा की थी, जिन्होंने अपनी पहली बातचीत में खनन को आर्थिक अवसर के रूप में बढ़ावा दिया था। अब ट्रंप को ऐसा करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत करनी होगी, लेकिन अमेरिका ने अभी तक तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है, जिसके कारण बातचीत होना संभव नहीं है। इस बीच तालिबान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को खारिज कर दिया कि बगराम एयरफील्ड पर चीन का कब्जा है। तालिबान ने कहा कि यहां कोई चीनी सैनिक नहीं है और अमेरिकी राष्ट्रपति को गलत जानकारी दी गई है। काबुल से 44 किमी दूर स्थित ये एयरफील्ड पहले नाटो बेस था, लेकिन 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के कंट्रोल में आ गया। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद से जब ट्रंप के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, उन्हें बिना सबूत ऐसे जज्बाती बयान देने से बचना चाहिए। बगराम पर चीन का नहीं, इस्लामिक अमीरात यानी तालिबान शासन का कंट्रोल है। यहाँ चीनी सैनिक मौजूद नहीं है, न ही हमारा किसी भी देश के साथ ऐसा कोई करार है। मुजाहिद ने अमेरिकी प्रशासन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उनसे कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप को अफगानिस्तान के बारे में सही जानकारी दी जाए। दरअसल 2024 के चुनावी अभियान में ट्रंप ने कई बार दावा किया कि बगराम एयरफील्ड पर चीन का कंट्रोल है। उन्होंने बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका को यह बेस अपने कब्जे में रखना चाहिए था, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से अहम है और चीन की परमाणु मिसाइल साइट के करीब स्थित है। ट्रंप के अनुसार उनकी योजना इसे अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन पर नजर रखने के लिए बनाए रखने की थी, लेकिन बाइडेन ने इसे छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, फिलिस्तीन को लेकर ट्रंप प्रशासन का इरादा कुछ सही नहीं है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोमवार को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 1 महीने में दूसरी बार इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया और कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद को नजरअंदाज कर $4 अरब के हथियार इजराइल भेजने की मंजूरी दे दी। इजराइल ने इस फैसले का तुरंत स्वागत किया। अखबार के मुताबिक रूबियो ने अपने फैसले की घोषणा करते हुए शनिवार को एक बयान जारी किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग क्यों किया।
उन्होंने बस इतना कहा कि ट्रंप प्रशासन इजराइल की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की पुरानी प्रतिबद्धता को निभाने के लिए सभी उपलब्ध तरीकों का इस्तेमाल करता रहेगा, जिसमें सुरक्षा खतरों से निपटने के उपाय भी शामिल है। अखबार ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने हथियारों की बिक्री पर नजर रखने वाली संसद की 2 समितियों यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को शुक्रवार को इस आपातकालीन फैसले के बारे में बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस के कम से कम एक अधिकारी ने निजी तौर पर इस प्रक्रिया को दरकिनार करने पर नाराजगी जताई। अखबार ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया, जिसने अपना नाम जाहिर नहीं किया, जो हथियार इजराइल को भेजे जा रहे हैं उनमें से कई कांग्रेस की समीक्षा के अधीन थे। अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने करीब $2 अरब के बड़े हथियार सौदे को कांग्रेस की समीक्षा के लिए नहीं भेजा। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने शुक्रवार को इन हथियारों के डील के बारे में जानकारी दी। इसमें 35,000 से ज्यादा बम शामिल है, जिनमें से हर एक का वजन 2,000 पाउंड यानी लगभग 900 किलोग्राम है। वहीं इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने अमेरिकी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा, हमारी सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे बचाव को सुनिश्चित करने के लिए गए इस त्वरित फैसले के लिए हम आभारी हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इजराइल को वो सब कुछ उपलब्ध कराया जिसकी उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए जरूरत है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देंगे, जिससे यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। स्टारमर ने कहा कि ये मिसाइल ब्रिटेन के बेलफास्ट में बनाए जाएंगे, जिससे हमारे डिफेंस सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। एक दिन पहले उन्होंने जेलेंस्की को 24,000 करोड़ रुपए का लोन देने की बात कही थी। स्टारमर ने यह भी कहा कि अमेरिका कई दशकों से हमारा भरोसेमंद साथी रहा है और आगे भी बना रहेगा। ब्रिटिश पीएम ने यह बातें यूक्रेन जंग के मुद्दे पर यूरोपीय देशों के डिफेंस समिट के बाद कही। इस बैठक में 15 देशों के राष्ट्र प्रमुख, तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल हुए। स्टारमर ने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा देना और उनके हितों की रक्षा करना है। खास करके इस मुश्किल वक्त में हमारी कोशिश यूक्रेन को मजबूत स्थिति में लाना है। हम यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दुगुना कर रहे हैं। स्टारमर ने कहा कि समिट में शामिल नेताओं ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता जारी रखने और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने पर सहमति जाहिर की है। किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए। स्टारमर का कहना है कि समझौते में रूस को भी शामिल करना जरूरी होगा, लेकिन रूस ने इससे पहले कई बार समझौतों का उल्लंघन किया है। इस बैठक से पहले स्टारमर ने कहा था कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर रूस यूक्रेन जंग को रोकने के प्लान पर काम करने के लिए राजी हुए हैं। ये प्लान अमेरिका के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्लान तभी काम करेगा जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर टिका रहेगा। अब बात करते हैं बैठक के बाद किसने क्या कहा। ईयू प्रमुख उर्सुला वान डेर लियन ने कहा, यूरोप को तुरंत हथियार बंद करना और डिफेंस में निवेश बढ़ाना जरूरी है। 6 मार्च को इस पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा, यूरोपीय देश सुरक्षा खर्च बढ़ाएंगे और यूक्रेन को ज्यादा समर्थन देंगे। शांति समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना होगा। पोलैंड के राष्ट्रपति डोनाल्ड टस्क ने कहा, पश्चिम पुतिन के दबाव में नहीं आएगा। यूरोप अब जाग चुका है और यूक्रेन वो ईस्ट बॉर्डर को मजबूत करने के लिए एकजुट है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा, बैठक अहम रही। ये दिखाता है कि यूरोप पूरी तरह यूक्रेन के समर्थन में खड़ा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।